हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMJ फॉर यू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सरकार ने देश का पहला पेपरलेस बजट पेश कर दिया है। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट 2022-23 पेश किया। तो उसके क्या हिट्स हैं, क्या मिसेज हैं, सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या आम लोगों के लिए है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाईवेज को बढ़ाने की तरफ देखा है और 25,000 किलोमीटर तक उसके लिए कि 25,000 किलोमीटर तक जो हाईवेज हैं उनको बढ़ाया जाएगा और उसके लिए अच्छा खासा जो बजट है गवर्नमेंट ने वो रखा है। तो इसके लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए तक अलॉट किए हैं। ये गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके लिए है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है वो जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसको, ये 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट अक्रॉस द वेरियस स्टेट, इसमें रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। काफ़ी देशों में जैसे हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो वाटरवेज एक कम्युनिकेशन का साधन है, वहाँ पे लोग कम्युनिकेट करने के लिए वाटरवेज का काफ़ी अच्छा यूज करते हैं। तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। इसके बाद वो अलोकेट करे हैं 60,000 करोड़ टू नल से जल स्कीम सॉरी। अगस्त 2019 से भारत सरकार ने जो स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं जो गांव में होती हैं या आश्रम जैसे होते हैं गांव में, उसमें हर ग्रामीण के घर और सार्वजनिक संस्थानों में नल के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हर घर घर तक जितने भी जहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए वहां तक पानी को पहुंचाया जाएगा। तो इस पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। उसके बाद जो 48,000 करोड़ इन PM हाउसिंग स्कीम, ये एक प्रधानमंत्री आवासीय योजना है। इसके अकॉर्डिंग जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं या निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो शहरी गरीबों और ग्रामीण को किफ़ायती मूल्य पर, मतलब उनके बजट में, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली, उसको उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की गई थी। इसके अब की बार जो बजट में इनको 48,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं ताकि जो भी गरीब हैं उनको रहने के लिए आवास मिल सके। इसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको बूस्ट करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा ताकि वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक रोड हो गए, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें हो गई, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। इसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने पे ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट ने। इस बजट में सीतारमन जी ने ये बताया है। इसके बाद जो अगला प्लस पॉइंट है वो जो इस बजट में बताया गया है, पेश किया गया है, वो है प्रपोज्ड सेटिंग अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें क्या है, जो बैंकिंग है, पेमेंट्स है, फिनटेक इनोवेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे संबंधित, चाहे वो एरिया रूरल हो, उसमें डिजिटल इंफ्रा को बढ़ाने की बात पर ध्यान दिया गया है और आने वाले जो ईयर्स हैं उनमें इन चीज़ों पर मेन फोकस रहेगा। तो ये भी अब की बार बजट में बताया गया है। उसके बाद जो अनाउंसमेंट हुई है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे हुई है। इसमें जो कोविड-19 एक जो महामारी फैली थी 19 में, जिसमें कोरोना से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए थे, उसमें मेंटल हेल्थ से जो बंदे जूझ रहे हैं जो लोग, तो उसमें गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज़ करा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि जो पेंडेमिक के टाइम पे जो लोग मेंटल हेल्थ से परेशान थे या आज भी जूझ रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, उनकी तरफ ध्यान दिया गया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी बजट में अब की बार बताया गया है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है जो क्रिप्टो करेंसी है। जैसे हम लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब की बार जो सरकार ने एक हिंट दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली, जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि RBI अभी आने वाले टाइम में रुपए को डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च करने वाली है। तो ये ब्रॉड वर्चुअल करेंसीज लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फंगिबल टोकन्स अंडर द टैक्स नेट। तो ये भी अब की बार बजट में क्लियर कर दिया गया है कि इसको एज ए एसेट एज ए यूज होगा, बट उस पर भी टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, बट क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है।
तो ये भी अब की बार बजट में पेश किया गया है। उसके बाद जो चीज़ें बजट में और आई हैं वो एक अच्छी चीज़ आई है ई पासपोर्ट। जैसे आज के डिजिटल टाइम में सारी चीज़ें हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसकी बार इसी में एक प्लस पॉइंट जोड़ा गया है कि जो पासपोर्ट है वो हम घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है पासपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए वो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और हमें जो पासपोर्ट बन के आएगा वो घर पे मिल जाएगा कि ई पासपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ है 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्बन प्लानिंग। ये जो अर्बन सिटीज़ हैं उनको उनकी प्लानिंग के लिए एक 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसके बारे में ये एक अच्छी चीज़ आई है और एक फोकस भी हो जाएगा और उनको जिन चीज़ों की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत रहेगी वो उनको उनके लिए बजट भी रखा हुआ है। अगला है सस्टेनेबिलिटी। ये डिजिटल इंफ्रा के साथ एक दूसरा बहुत बड़ा थीम बजट के साथ आया है, सस्टेनेबिलिटी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज के टाइम में जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स जो यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे वो मिनिमाइज होते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, स्कूटी भी हैं, 2 टायर्स भी हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं वो सोलर पैनल के थ्रू हो रही है। तो इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। इसमें सोलर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं जिसमें 280 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्लान की जा रही है और वो 2030 तक जिसका आउटले रखा गया है वो 9500 करोड़ रखा गया है। ये 2030 तक इसका प्लानिंग है कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बजट में अमेंडमेंट्स के भी डिस्कशन हुआ है कि जो पर्सनल टैक्सेशन है वो उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो ये भी एक पॉइंट था जो बजट में सीतारमन जी ने पेश किया है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है फिलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न्स। इसमें क्या था कि जब हम ITR फिल करते हैं तो उसमें कुछ जो हमारी इनकम होती है वो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर आपके पास कोई इनकम है और वो आपने डिस्क्लोज नहीं की गई है, नहीं किया है ITR के समय में, और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर उसके रिलेटेड कोई नोटिस आता है तो आप उस इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं और नई जो स्कीम है इसके अकॉर्डिंग आप ITR भर सकते हैं जिस भी साल में आपने टैक्स फाइल किया था उससे लेकर और आने वाले 2 सालों तक। तो ये एक अच्छा अपडेट किया गया है कि आप उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो इसमें एक अमेंडमेंट ये हुआ है जो तो ये मैं कहूँगा एक अच्छी चीज़ है, इस पे गवर्नमेंट ने काम किया है। अगला जो अमेंडमेंट हुआ है उसका वो है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA। इसमें जो वर्चुअल डिजिटल के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% कर लगाया जाएगा। तो इसमें ये जो वर्चुअल, मैंने आपको पहले भी बताया, क्रिप्टो करेंसी है या जो वर्चुअल करेंसीज है उस पर आप कोई भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट अब आपसे 30% टैक्स वसूल करेगी। तो ये एक अपडेशन आया है जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था। जो क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताई थी उसमें अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने उस पर 30% टैक्स लगाया है। उसके बाद जो लिजिटेशन मैनेजमेंट है उन मामलों को कम करने में प्रयास में, जहां आयुक्त, ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जहां आयुक्त का मानना है कि किसी मामले में कानून की कतार उसके मामले में किसी अन्य वर्ष के लिए उत्पन्न होने वाली कानून की कतार के समान है, तो इसमें इस तरह की अपील भरने को तब तक के लिए टाला जा सकेगा जब तक जो उसका लास्ट वाला जो केस है पेंडिंग है, जब तक उस पर कोई लास्ट डिसीजन नहीं हो जाता। तो ये एक चीज़ 2022 एंड 23 में डिस्कस हुई है, बजट में पेश किया गया लिजिटेशन। उसके बाद जो है एक सरचार्ज रिडक्शन का अमेंडमेंट आया है। इसमें क्या था, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर जो है जो पूंजीगत लाभ पर अधिभार को 2022-2023 के गैर बजट में 15% पर कैप करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसमें एक जो सरचार्ज है वो 50% पे कैप कर दिया गया है। पहले जी अलग अलग था तो अब उसको कैप करके 15% पे रखा गया है। उसके बाद एक है टैक्स रिलीफ फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें ये काफ़ी बड़ा है, आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे। वर्तमान में जो धारा 80DD के तहत निवासी व्यक्तियों और HUAF को कटौती की अनुमति केवल LIC या किसी अन्य बीमार कर्ता द्वारा जारी योजना के तहत
भुगतान की गई किसी भी राशि से संबंध में है। तो इसमें जो जिनकी उम्र 60 वर्ष की या तो एज हो चुकी हो या माता पिता अभिभावक के जीवन काल के दौरान कटौती की अनुमति, उन्हीं को देने का प्रस्ताव रखा गया है। तो एक ये अभी बजट में पेश किया गया है। इसके बाद जो अगली अमेंडमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट था इस बजट में वो है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट है वो है एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड एज कोविड एड। तो इसमें जो चिकित्सा उपचार के लिए जो भी कोविड के टाइम पे व्यक्ति थे जिनको कोरोना संक्रमित हुए थे, तो उस व्यक्ति से प्राप्त सहायता मृतक के लिए प्राप्त अनुग्रह राशि के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक की उनको छूट दी गई है। तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है उनको 10 लाख रुपए तक का। आप पॉइंट पढ़ पा रहे होंगे, चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता से प्राप्त राशि या मृतक के लिए अनुग्रह राशि के रूप में वो छूट दी गई है। प्रावधानों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के भुगतान को मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना होगा। मतलब जिस दिन अगर आपकी डेथ होती है तो उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर। तो एक ये अच्छी पॉइंट दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो इस बजट में पेश किया गया वो है जो चाइना से हमारे बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का। तो ये मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा था कि भारत चाइना जो सीमा विवाद है वो चलता रहता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए मतलब इंडिया की तरफ से जो विवाद ना हो, तो वहाँ पे एक विलेजों के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट हो जाएगी या हाउसेज हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो चाइना कहता है हमारी जगह है, भारत कहता है हमारी जगह, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्कीम मुझे लगा था। तो एक ये कि चाइना बॉर्डर पे विलेजेस डेवलपमेंट की स्कीम है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ था इस बजट में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है और क्या नहीं है। तो ये भी जो सबसे मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ये सोचते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब जो होती है उसमें कितने की छूट मिली है, कितने की नहीं मिली है। तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब की बार का जो बजट है उसमें जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो लास्ट था अब की बार बिल्कुल सेम रखा गया है। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं है। उसके बाद जो टैक्स रिबेट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये एक अच्छी चीज़ लगी थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर पहले जो रिबेट थी वो 14% टैक्स पे छूट मिलती थी। लेकिन अब की बार लेकिन वही चीज़ जो एम्प्लॉय आते हैं स्टेट के अंतर्गत उनको जो छूट मिलती थी वो मिलती थी 10%, लेकिन अब उसको भी बढ़ा के 14% कर दिया गया है। तो जो एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में आता हो, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है वो अब उनको जो टैक्स पे रिबेट मिलेगी वो 14% मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ की गई है। अगर इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता तो मैं कहता ज़्यादा बेटर रहता था, लेकिन बट स्टिल जो भी चेंजेज हुआ है जिनको भी इससे प्रॉफिट मिलेगा उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एक्साइज ड्यूटी ओवर नॉन ब्लेंडेड फ्यूल। तो सरकार जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि फ्यूल पे जो डीजल और पेट्रोल है उनको जो व्हीकल्स हैं उन पे कम करने की तरफ जोर दे रही है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या और चीज़ें आ रही हैं उनको ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसी के रिलेटेड एक चीज़ आई है जो ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें जो नॉन ब्लेंडेड फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल हम लोग गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर लगाने जा रही है। तो ये अब की बार जो बजट था उसमें जो हाईलाइट्स थी या मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों तक बताई हैं। इसमें क्या हिट्स रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या कुछ और अच्छा हो सकता था, क्या आम लोगों के लिए इसमें है क्या नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब AMJ4U। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे दी गई मेल ID पे आप हमको मेल कर सकते हैं। थैंक यू।